हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या ओपीएससी पीजीटी फिजिक्स, है ना। पीजीटी फिजिक्स चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो उड़ीसा को, साथ ही साथ चाहे वो राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर का एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए आप सोच रहे हो, डीएसएसबी के लिए सोच रहे हो, या किसी भी पीजीटी वैकेंसी के लिए आप सोच रहे हो, वेदर इट इज एएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, उसके लिए सोच रहे हो। हालांकि उसका जो सिलेबस है उसमें 11th-12th का जो होता था अभी तक, पर हो सकता है इस बार सिलेबस चेंज हो जाए। तो चेंज हो जाए तो ये वाला सिलेबस आएगा, अदरवाइज वो 11th-12th वाला सिलेबस के ऊपर भी लेक्चर आपको मिल ही रहे होंगे। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आज जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें है लेक्चर नंबर थर्ड, और लेक्चर नंबर थर्ड में हम वेव मैकेनिक्स और श्रोडिंगर इक्वेशन के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक वन लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन रिप्रेजेंट अ फ्री पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस ना। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना जरूरी है, कौन सा एक्सिस लिखा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हमें वेव फंक्शन बताना है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो दो चीजें हैं, अगर ऐसा लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है आयोटा के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी लिखा हुआ है ऐसा, तो ये आयोटा जो है ना, ई पावर आयोटा, ये शो करता है किसको, वेव फंक्शन को शो करता है। ये जो फंक्शन है ये किसको शो करता है, वेव फंक्शन को शो करता है, जो कि आप लोग पढ़ते भी होंगे जब डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते होंगे। वहां पर इक्वेशंस सेटिस्फाई कराई जाती है कि इसके अंदर क्या पैरामीटर आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए। तो वहां से हमें ये पता लगता है कि ये चीज जो है, ये फंक्शन है किसको शो कर रहा है, वेव फंक्शन। तो इसमें भी दो बातें हैं, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो अगर ये ऐसा लिखा है ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर ये ऐसा लिखा है ई पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, है ना, अगर ऐसा लिखा है, उस केस में ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, कौन सी में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में। और अगर ये ऐसा लिखा है ई पावर आयोटा के एक्स प्लस ओमेगा टी, उस केस में ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है नेगेटिव एक्स। ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है। साइन कोस वाले फंक्शन भी आप चेक करते हो, पर साइन कोस वाला जो फंक्शन है वो जो डी ब्रोगली की जो कंडीशन होती है कि ये वेव फंक्शन होगा नहीं होगा, उसको फुलफिल नहीं करती है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल हो जाते हैं जब हम वेव फंक्शन स्टार्ट करते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं। और ये वाला जो है ये हमारे पास आता है प्लस माइनस में, तो ये प्लस में है, ये यहाँ पर माइनस आ रहा है बीच में, तो ये पॉजिटिव एक्स में है, और यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो ये कौन से में है, ये नेगेटिव एक्स में है। ये वेव फंक्शन नहीं बनता है, तो हमारे पास ये वेव फंक्शन बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फ्री पार्टिकल। अब फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो, जीरो। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो, जीरो हो, तो वो फ्री पार्टिकल हो जाता है। इसके लिए जो श्रोडिंजर इक्वेशन इक्वेशन हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई। अगर एक एक्स डायरेक्शन में मान लूं तो डेल एक्स टू इक्वल्स टू, इसको लिखा जाता है ई साई। आई मतलब वेव फंक्शन हो गया। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, जीरो। जो फ्री पार्टिकल होता है उसकी जो एनर्जी है उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, डेफिनिट आएगी, और उसका जो मोमेंटम है वो भी क्या आएगा, डेफिनिट आएगा। तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही क्या आते हैं, डेफिनिट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर अ मूविंग पार्टिकल कंटेन्स। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो होती है मूविंग पार्टिकल की, उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर टाइम, अब श्रोडिंजर इक्वेशन अगर मैं पूरी लिखूं तो वो क्या लिखी जाती है, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m। यहाँ पर बन गया, अगर मैं एक्स में लिख रहा हूं तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू प्लस ये वी साई एक्स, और फिर यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर टाइम वाला पार्ट बनता है, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम डेल साई ओवर डेल टी ई पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट ना, ये लिखते हैं। तो ये जो आरएचएस वाला पार्ट है ये कौन सा होता है, ये होता है टाइम डिपेंडेंट, ये होता है टाइम डिपेंडेंट। और ये वाला जो पार्ट होता है ये कौन सा होता है, पोजीशन डिपेंडेंट। ये कौन सा होता है, पोजीशन डिपेंडेंट। फिर हम फ्री पार्टिकल की कंडीशन बना के इन दोनों को अलग अलग करते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं, एक बनाते हैं टाइम इंडिपेंडेंट और एक बनाते हैं टाइम डिपेंडेंट। तो एग्जैक्ट जो इक्वेशन आती है, जो शुरुआती इक्वेशन आती है वो तो ये आती है, जिसमें जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना। वेव फंक्शन जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव होती है, फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट पे आइए। फॉर अ स्टेशनरी स्टेट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज। स्टेशनरी स्टेट के लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो
टाइम से इंडिपेंडेंट होती है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो हम निकालते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसको लिखते हैं साई स्टार, यानी कि साई कंजुगेट ट्रांसपोर्ट साई डीएक्स अगर किसी डायरेक्शन में है, और पूरे स्पेस के लिए हम इसको लिखते हैं साई स्टार साई और डी टाउ। तो ये टाइम से इंडिपेंडेंट होगी अगर स्टेशनरी स्टेट है। स्टेशनरी स्टेट है मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में मूव नहीं हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन डिस्टेंस डीएक्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, साई साई स्टार और डीएक्स, साई साई स्टार डीएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। और थ्री डायमेंशनल केस का मतलब ओवरऑल स्पेस के लिए हो गया, तो उसके लिए वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बतानी है। तो ऑर्थो नॉर्मल की जो कंडीशन लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, वो लिखी जाती है साई एन स्टार साई एम डीवी इक्वल्स टू, ये एक बार बनता है 1, और साई एन स्टार साई एम डीवी ये एक बार बनता है 0। तो ये कंडीशन कहलाती है किसकी, ऑर्थो नॉर्मल की। ये कहलाती है ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल की कंडीशन कहलाती है। अब यहां पर दो चीजें बन रही हैं। यदि n इक्वल्स टू m हो जाता है, यदि n इक्वल्स टू m हो जाएगा तो ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 1 के, और ये कहलाएगा नॉर्मलाइजेशन। ये क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजेशन, यदि n इक्वल्स टू m है। और यदि n इज नॉट इक्वल्स टू m है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और इसको हम कहेंगे ऑर्थोगोनल। तो हम क्या नाम देंगे, ऑर्थोगोनल। हमें ये पूछा है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन में क्या होगा कि वैल्यू बनेगी 1 और n किसके बराबर होगा, m के। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। टाइम डिपेंडेंट पूछा है, कौन सा पूछा है, टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट के केस में हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी ये पूछा है। तो ये पहली वाली इक्वेशन देखो, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ना, क्या लिखा जाएगा, डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल्स टू आयोटा एच का डेल साई ओवर डेल टी, आयोटा एच का डेल साई ओवर डेल टी। पहला वाला जो है उसमें केवल डेल लिखा है, यहाँ पर डेल स्क्वायर होना चाहिए, तो पहला तो कट हो गया। दूसरे वाले में एच कट, ये गलत हो गया। तीसरा वाला लिखा है एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी साई माइनस इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये साइन 2x है, ये लिखा हुआ है साइन 2x। तो हमें पूछा है इफ साइन 2x इज द आइगन फंक्शन देन द आइगन वैल्यू। आइगन फंक्शन मतलब इसके ऊपर ऑपरेट कराना है आपको, इस ऑपरेटर को। तो d2 अपॉन dx2 ये माइनस में, तो इसके ऊपर ऑपरेट कराना है, साइन 2x के ऊपर इसको ऑपरेट कराना। तो जब आप ऑपरेट कराओगे तो इसको आप कैसे ऑपरेट कराओगे, इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस डी अपॉन डी एक्स और डी अपॉन डी एक्स, और ये हो गया साइन 2x। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मान लो दो ऑपरेटर हैं ए बी, और वो एक फंक्शन पर अप्लाई हो रहे हैं। पहले कौन सा वाला ऑपरेटर काम करेगा, बी, और फिर उसके बाद बी का जब ऑपरेट करा लोगे उसके बाद किसको ऑपरेट कराना है, ए को। पहले किसको ऑपरेट कराओगे, इधर इसको, और उसके बाद कौन ऑपरेट होगा, ये होगा। डी अपॉन डी एक्स को साइन 2x पे ऑपरेट कराओगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 बाहर आएगा, तो ये बनेगा -2, और ये क्या बन जाएगा, cos 2x। तो डी अपॉन डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा, cos 2x। अब cos 2x के ऊपर ऑपरेट कराना है डी अपॉन डी एक्स से, तो cos को जब ऑपरेट कराओगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये क्या बनेगा, साइन बनेगा, पर माइनस का बनेगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 4, क्योंकि 2 भी है साथ में। और ये क्या बन जाएगा, साइन 2x। ये तो हो गई आइगन फंक्शन जो पहले भी था, और ये जो है ये हो गई आइगन वैल्यू। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4। इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4। तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेव फंक्शन। अब यहाँ पर ये साई 1 है, ये साई 1। तो टू वेव फंक्शन ऑर्थोगोनल कब होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे जब साई 2 कंजुगेट ट्रांसपोर्ट, और ये क्या होगा, साई 1, और ये होल स्पेस के लिए है। इनका इंटीग्रेशन जो है वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो ये क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे, अभी मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सेप्टेबल, क्वेश्चन में हमें बोला गया है द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन साई मस्ट बी फुलफिल द रिक्वायरमेंट दैट। तो वेव फंक्शन जो फिजिकली एक्सेप्टेबल हो के लिए पहली कंडीशन क्या है, वो फाइनाइट हो, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए, के बाद वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, के बाद जो उसका साई स्क्वायर डी टाउ है, साई स्क्वायर डी टाउ बेसिकली क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बता रहा है। प्रोबेबिलिटी ओवरऑल स्पेस में उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साई स्क्वायर डी टाउ की जो वैल्यू है पूरे स्पेस में कितनी आनी चाहिए, 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जानी चाहिए, 1। तो ये तीनों ही कंडीशंस होनी चाहिए, इसका मतलब बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल।
फ्री पार्टिकल के लिए मैंने आपको बताया पोटेंशियल क्या होता है 0, तो ये कितना हो जाता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m और डेल टू साई प्लस v तो हो गया 0 और इक्वल्स टू ये हो गया ई साई। इसको आप रीअरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू माइनस 2m e अपॉन एच कट और साई। जो एच कट है उसको हम क्या लिखते हैं h अपॉन 2 पाई, क्योंकि यहाँ पर एच कट को तो किसी में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको फिर रीअरेंज करके लिखोगे वापस से तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई और ये माइनस उठा के लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 और इंटू 2 8 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन ये हो जाएगा एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास ए। यहाँ पर पोटेंशियल 0 होता है भाई, फ्री पार्टिकल है तो फ्री पार्टिकल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर जो है वो किसकी वैल्यू मेजर करता है, पार्टिकल डेंसिटी ना, ये क्या क्या मेजर करके देता है, पार्टिकल की डेंसिटी। द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, तो इक्वेशन लिखी हुई है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m एल टू साई प्लस वी साई इक्वल्स टू ई साई। इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा डेल टू साई प्लस ये हो जाएगा 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। अब देख लो ये कौन सी बन रही है, ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास ए बन रही है ना, तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को, क्वांटिटी साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ थ्री पार्टिकल आर डिस्क्रीट, पार्टिकल इन अ बॉक्स आर कंटिन्यूअस। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो डिस्क्रीट होती है और इक्वे स्पेस। देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिंगल की मैं बात कर रहा हूँ, वन डायमेंशनल, तो वो लिखा जाता है n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा। तो ई 0 यानी कि 1 की वैल्यू, जब n की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू बनेगी कितनी 1/2 एच कट ओमेगा। जब n की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू जो है यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो वो ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई, तो ये हो जाएगी 3/2 एच कट ओमेगा। इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे 3/2 में से -1/2 कर दोगे तो ये बनेगा एच कट ओमेगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जाओगे तो ये बनेगा 5/2 एच कट ओमेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो अगेन कितना बनेगा, एच कट ओमेगा, यानी कि इक्वी स्पेस आएगा और हर एक वैल्यू अलग अलग रहेगी। अलग अलग वैल्यू होने का मतलब डिस्क्रीट, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल, कोई भी जो पार्टिकल है उसके साथ जो एसोसिएट वेव फंक्शन होता है वो फाइनाइट होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो नहीं थे क्वेश्चन इसमें, तो बाकी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के क्वेश्चन को लपट झंडी क्वेश्चन मत समझ लेना, ऐसा मत समझ लेना कि ये क्वेश्चंस तो आते हैं इनको क्या करना है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन फंसा देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसको तो मैं कर लूंगा एग्जाम में या कर लूंगी, पर ये फंसा देते हैं क्योंकि इनके ऑप्शन सेम सेम से लगने लग जाते हैं, यार ये आएगा कि ये आएगा, इनको कर लेना है ना। कहने का मतलब है, ज्ञान बांटने का मतलब है इनको कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।